अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन। आज हम बात करने जा रहे हैं एक नहायत अहम और क्रिटिकल टॉपिक के ऊपर एंड दैट इज़ नाज़ोकोमियल इन्फेक्शंस, यानी वो इन्फेक्शन जो हॉस्पिटल या सेहत के किसी इदारे में लगते हैं। आप सोच रहे होंगे कि नाज़ोकोमियल इन्फेक्शन एक्चुअल में है क्या। तो ये लफ्ज़ सुनने में तो मुश्किल लगता है, मगर हकीकत में इसका जो मतलब है वो बहुत सिंपल है। यानी ये वो इन्फेक्शन है जो किसी दूसरी डिज़ीज़ के ट्रीटमेंट के दौरान लग जाए, तो इन्हें हम हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शंस या हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन भी कहते हैं। तो डियर व्यूवर्स, आप ज़रा सोचिए कि एक पेशेंट है, वो जनरल सर्जरी के लिए एक हॉस्पिटल में एडमिट होता है, मगर अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद उसे फॉर एग्ज़ाम्पल नमूनिया हो जाता है। ठीक है, तो यही है हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। यानी ये इन्फेक्शन न सिर्फ इलाज को पेचीदा बना देते हैं, बल्कि मरीज़ की अस्पताल में क़याम को भी बढ़ा देते हैं। ठीक है, और ज़ाहिरी बात है अखराजात में इजाफ़ा भी करते हैं ये, और बाज़ औक़ात अफ़सोसनाक तौर पर मौत तक का सबब भी बन जाते हैं। तो ये मसला जो है, ये पूरी दुनिया में जो पेशेंट्स हैं उनकी प्रोटेक्शन और उसकी हेल्थ की क्वालिटी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो इस लेक्चर में हम दो बुनियादी सवालात को समझेंगे। पहले ये कि क्यों हॉस्पिटल जो ट्रीटमेंट देने की जगह है, शिफा देने की जगह है, ठीक है, इन्फेक्शन के फैलाव का मरकज़ क्यों बन जाता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ये कि कैसे ये जो जर्म्स फैलते हैं, ठीक है, ये बैक्टीरिया, ये वायरस, तो हवा के ज़रिए कैसे फैलते हैं, आलूदा आलात जो कंटामिनेटेड इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं इससे कैसे फैलते हैं, और बाज़ औक़ात ख़ुद जो हेल्थ केयर स्टाफ होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, जो नर्स होते हैं या दूसरे पैरामेडिक स्टाफ्स, उनके हाथों से कैसे ये फैलते हैं। और सबसे अहम बात कि हम इन इन्फेक्शंस को रोकने के लिए क्या इक़दामात कर सकते हैं। सो डियर व्यूअर्स, वीडियो की आखिर तक आपको ये वाज़ेह समझ आ जाएगी कि सबसे आम किस्म की हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन कौन से है, कौन से जो पेशेंट्स सबसे ज़्यादा ख़तरे में होते हैं, और इन्फेक्शन कंट्रोल की कौन से हिकमत अमलिया सबसे मौसर है। सो डियर्स, लेट्स स्टार्टेड। तो सबसे पहले बात करते हैं कि नाज़ोकोमियल इन्फेक्शन क्या है। तो अगर इसकी इटियोलॉजी यानी नाज़ोकोमियल इन्फेक्शन की ओरिजिन की बात करें, तो नाज़ोकोमियल का जो वर्ड है ये दो ग्रीक वर्ड से डिराइव किया गया है। ठीक है, पहला वाला है नोजिस, और नोजिस का मतलब है डिजीज़ या इलनेस, और दूसरा है कुमेनियन। कुमेनियन मीन्स टू टेक केयर ऑफ या टू प्रोवाइड ट्रीटमेंट। ठीक है, अगर हम इसकी कंबाइन मीनिंग को देखें तो अ डिजीज़ रिलेटेड टू बीइंग केयर फॉर, एक ऐसा डिजीज़, एक ऐसा इलनेस, एक ऐसा इन्फेक्शन जो केयर से रिलेटेड हो, जो एक पेशेंट के ट्रीटमेंट से रिलेटेड हो। ठीक है, तो उसको नाज़ोकोमियल इन्फेक्शन कहते हैं। अगर मैं इसकी डिफिनीशन की बात करूँ तो नाज़ोकोमियल इन्फेक्शंस दे आर इलनेस एक्वायर्ड इन अ प्लेस इंटेंडेड फॉर हीलिंग और ट्रीटमेंट। ये हमारे पास वो इलनेस है या वो डिजीज़ है या वो इन्फेक्शन है जो हम एक्वायर्ड करते हैं, हम हासिल करते हैं, हमें लगते हैं कहाँ पर, उन जगह पर जहाँ हमारा ट्रीटमेंट या हमारे हीलिंग का या हमारा जो केयर का इरादा हो किसी पेशेंट के लिए। ठीक है, सो व्यूअर्स, ज़ाहिर बात है हम पेशेंट को ट्रीटमेंट के लिए कहाँ लेके जाते हैं, हॉस्पिटल लेके जाते हैं। तो मतलब कि हॉस्पिटल में जो इन्फेक्शन एक पेशेंट को लगते हैं तो उसको नाज़ोकोमियल इन्फेक्शन कहते हैं। हमारा इरादा उधर तो हीलिंग का है, केयर का है, ट्रीटमेंट का है, लेकिन उसके बजाय उसको एक और इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसको हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन या नाज़ोकोमियल इन्फेक्शन या हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक पेशेंट है और वो एडमिट होता है हॉस्पिटल में एक जनरल सर्जरी के लिए। ठीक है, और उसे 3 दिन बाद उसको यूटीआई हो जाए, तो ये यूटीआई जो है ये हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन उसे हम कह सकते हैं अब। ठीक है, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन अकर्स विद इन 48 आवर्स आफ्टर एडमिशन। ठीक है, मैं आप लोगों को ये चीज़ बताता चलूँ, एक होता है हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन और दूसरा होता है कम्युनिटी एक्वायर्ड इन्फेक्शन। हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन तो मैंने बता दिया, कम्युनिटी एक्वायर्ड इन्फेक्शन वो इन्फेक्शन होते हैं जो हमें घर में कोई इन्फेक्शन लग जाए या मस्जिद में या किसी और जगह पर, ठीक है, बाहर बाज़ार में इन्फेक्शन लग जाए। ठीक है, तो उसको हम कम्युनिटी एक्वायर्ड इन्फेक्शन कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक बच्चा है और उसको मीज़ल्स हो गया है और ये मीज़ल्स किसी दूसरे बच्चे को ट्रांसफ़र हो जाए, ट्रांसमिट हो जाए, तो उसको क्या कहते हैं, उसको कम्युनिटी एक्वायर्ड इन्फेक्शन कहते हैं। ठीक है,
तो इसमें कहते हैं कि हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन जो होते हैं अकर विद इन 48 आवर्स आफ्टर एडमिशन, कि ये जो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन है ये हॉस्पिटल में एडमिट करने के 48 घंटे बाद ये अकर होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर एक पेशेंट है और उसको ये हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है और उसकी 20 घंटे बाद एडमिट की 20 घंटे बाद एडमिशन के उसे इन्फेक्शन हो जाए तो उसको हम हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन नहीं कह सकते, ये कम्युनिटी एक्वायर्ड इन्फेक्शन हम उसे कह सकते हैं। ये बात करते हैं इंक्यूबेशन पीरियड की। देखिए बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तकरीबन सारे जिसके इंक्यूबेशन पीरियड हमारे पास 48 आवर्स है। ठीक है, 48 आवर्स मतलब 3 डेज है। इंक्यूबेशन पीरियड क्या है कि द टाइम बिटवीन एक्सपोजर एंड फर्स्ट सिम्टम इज कॉल्ड इंक्यूबेशन पीरियड। एक्सपोजर का मतलब यह है कि जब कोई जर्म, कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस आपकी बॉडी को एंटर होता है तो उसको एक्सपोजर कहते हैं। तो इस एक्सपोजर से लेकर इससे जो पर्टिकुलर डिजीज़ अकर होता है उसकी फर्स्ट सिम्टम्स तक की ये जो ड्यूरेशन है उसको क्या कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं इसको। फॉर एग्जांपल एक बैक्टीरिया अब एक्सपोजर हुआ आपकी बॉडी को, इस टाइम एंटर हुआ और इससे जो बीमारी लगता है, जो इन्फेक्शन होता है इससे, इसका जो फर्स्ट सिम्टम्स है वो 12 घंटे बाद आपका अपीयर हो गया। ठीक है, तो इस बैक्टीरिया का इंक्यूबेशन पीरियड क्या है 12 आवर है। ठीक है, तो इसी तरह 48 आवर्स यहाँ पर इसलिए दी गई है क्योंकि ज़्यादातर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इंक्यूबेशन पीरियड जो है वो 48 आवर से ज़्यादा है। तो इससे पता चलता है कि 48 आवर के अंदर हो जाए तो ये कह सकते हैं कि ये लाइकली कम्युनिटी एक्वायर्ड इन्फेक्शन है। ठीक है, ये पहले से मौजूद था, एक्सपोजर पहले हुआ था लेकिन अब जो सिम्टम्स है अभी हॉस्पिटल में हो गया। इसका मैं अगर एक सिंपल एग्जांपल दे दूँ कि फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है और वो उसको हार्ट अटैक हो गया। ठीक है, वो हॉस्पिटल में एडमिट होता है और उसे 3 दिन बाद बुखार होता है और खांसी हो जाती है। ठीक है, और टेस्ट से ये पता चलता है कि उसे ल्यूजिनिया नमूनिया है। ल्यूजिनिया नमूनिया एक किस्म का नमूनिया जो हॉस्पिटल के कंटेमिनेटेड वाटर सिस्टम से फैलती है। ठीक है, तो उसे हम हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन कह सकते हैं और ये रिकॉर्ड किया जाएगा कि ये हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन है। फॉर एग्जांपल अगर उसे 3 दिन से पहले होता है तो फिर हम उसको हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन नहीं कह सकते बल्कि उसको क्या है कम्युनिटी एक्वायर्ड इन्फेक्शन कह सकते हैं। दूसरा है कि आफ्टर या सॉरी और विद इन 30 डेज ऑफ डिस्चार्ज, या डिस्चार्ज होने की 30 दिन बाद, 30 दिन में अगर उसके कोई इन्फेक्शन हो जाए तो ये क्या होगा हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन होगा। फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है और उसकी नी रिप्लेसमेंट सर्जरी हो गई है आज और ये 5 दिन बाद डिस्चार्ज हो रहा है। ठीक है, और डिस्चार्ज होने के बाद तकरीबन 2 हफ्ते बाद उसे क्या होता है, उसे उसका जो वूंड है वो रेड हो जाता है, स्वलन हो जाता है, उसमें पस बन जाता है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको फिर हम कह सकते हैं कि हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन है क्योंकि ये तकरीबन 19 दिन बाद हो गए ना सर्जरी की। ठीक है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, और इसके लिए एक ख़ास स्पेसिफिकल वर्ड्स यूज़ होता है जिसको सर्जिकल साइट इन्फेक्शन कहते हैं। मतलब ये सर्जिकल साइट पर ये इन्फेक्शन हुआ है तो इसलिए इसको सर्जिकल साइट इन्फेक्शन कहते हैं। तो देखिए कि एक पेशेंट के डिस्चार्ज होने के 30 दिन तक, ठीक है, अगर इसको इन्फेक्शन हो जाए तो लाइकली हमको इसको कह सकते हैं कि ये हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन है। सो डियर व्यूअर्स, इस स्लाइड में नाज़ोकोमियल इन्फेक्शन के एपिडेमियोलॉजी के ऊपर बात करते हैं। तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि एपिडेमियोलॉजी क्या है। सो एपिडेमियोलॉजी is the study of the determinants, occurrence and distribution of a health and disease in a defined population। देखिए एक डिफाइंड पॉपुलेशन में, एक ख़ास पॉपुलेशन में, स्पेसिफिक पॉपुलेशन में किसी डिज़ीज़ की डिटर्मिनेंट्स की स्टडी को, डिटर्मिनेंट्स मतलब कि एक डिज़ीज़ के काज क्या है, कौन से अवामिल है जिससे ये डिज़ीज़ होते हैं। ठीक है, एक उस डिज़ीज़ की आकरेंस को और उस डिज़ीज़ की डिस्ट्रीब्यूशन को कि डिज़ीज़ किस तरह या ये इन्फेक्शन किस तरह डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो इसको क्या कहते हैं, इसको एपिडेमियोलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो द CDC इन यूनाइटेड स्टेट्स एस्टिमेटेड 1.7 मिलियन हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन ईच ईयर ओवर द ग्लोब। CDC यानी सेंटर्स फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन एक आलमी सतह का अहम इदारा है और उनके मुताबिक हर साल 17 लाख अपराध जो है अस्पताल में इलाज करवाते हुए इन्फेक्शन का शिकार होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि लाखों मरीज़ अपने असल बीमारी के साथ एक इजाफी बीमारी जो है भी झेलते हैं, और उसका मतलब ये है कि एक कंट्री तक महदूद नहीं है, ये पूरी दुनिया में है।
और ये एक साल में एक बहुत बड़ा नंबर है। फिर कहते हैं कि 99,000 डेथ्स एनुअली इन द वर्ल्ड। और ये हमें ये बताता है कि इन्फेक्शन सिर्फ एक आम बुखार या हल्की मसाइल नहीं होते, ये हर साल तकरीबन 1 लाख अमवात का बायस बनते हैं, ठीक है। और फिर कहता है कि 80,000 डेथ्स ईयरली इन इंडिया ओनली, कि ये नंबर्स हम बताते हैं कि कुछ मुल्कों में मसला ज़्यादा शदीद है, जैसे कि इंडिया, तो इसकी बहुत वजूहत हो सकते हैं। इंडिया में जो है एनुअली एक साल में 80,000 डेथ्स होते हैं नाज़ोकोमियल इन्फेक्शन से, ठीक है। इसकी बहुत सारी, इंडिया का तो मेन मसला है कि वहाँ की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो अब अगर पॉपुलेशन ज़्यादा हो तो उसके लिए ज़ाहिर बात है फिर हॉस्पिटल्स की कमी होगी, अगर हॉस्पिटल की कमी होगी तो फिर ये ज़्यादा हो जाएगा। दूसरा ये कि उधर कमज़ोर इन्फेक्शन कंट्रोल होंगे। तीसरा, इसका जो एंटीबायोटिक का गलत इस्तेमाल उधर हो रहा होगा। और फिर ये कि उधर इसका माहौल, जब पॉपुलेशन ज़्यादा हो, ज़ाहिरी बात है, तो वहाँ पर जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो कंटेमिनेटेड होते हैं और इन्वायरमेंट भी गंदे होते हैं। इंडिया का जो हेल्थ सिस्टम है वो तो काफ़ी इम्प्रूव है, काफ़ी डेवलप्ड है, लेकिन ये है कि वहाँ का जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है। और फिर कहते हैं कि 25 डेथ्स ईयरली बाय ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, और 25,000 डेथ्स जो है वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया से होते हैं एक सिंगल ईयर में, ठीक है, एक सिंगल साल में ये होते हैं। देखिए, हमारे पास दो किस्म की बैक्टीरिया होते हैं, एक होते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया और दूसरा होता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो है ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की निस्बत बहुत ख़तरनाक है। वो क्यों ख़तरनाक है? क्योंकि उसके साथ एक इजाफी एक्सटर्नल मेम्ब्रेन होता है, और वो मेम्ब्रेन क्या काम करता है कि ये एंटीबायोटिक के रेजिस्टेंस पेश करता है। तो इस वजह से जो बैक्टीरिया है वो बचाते हैं एंटीबायोटिक से। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के एग्जांपल्स अगर मैं बता दूँ तो इशरिशिया कोलाई है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। इसी तरह क्लिप्सिला एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, और सिडोमोनास एयरोगेनोजा है। इसी तरह एसिनोटोबैक्टर है। तो ये सारे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया से जो इन्फेक्शंस होते हैं, जैसे कि नमूनिया या ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन या सर्जिकल साइट इन्फेक्शन, तो ये सारे भी जो है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया से होते हैं। डियर व्यूअर्स, अब बात करते हैं सोर्स ऑफ इन्फेक्शन के, कि इन्फेक्शन के कौन कौन से सोर्सेज है। तो याद रखना, इन्फेक्शन की दो सोर्सेज है नाज़ोकोमियल इन्फेक्शन के, ठीक है। एक है एंडोजीनियस और दूसरा है एक्सोजीनियस। सबसे पहले एंडोजीनियस के ऊपर बात करते हैं, फिर एक्सोजीनियस की तरफ आते हैं। तो एंडोजीनियस इन्फेक्शन क्या है? तो ये वो इन्फेक्शन होते हैं, एन इन्फेक्शन डेट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द पेशेंट ओन बॉडी। देखिए, वो इन्फेक्शन जो पेशेंट की अपनी बॉडी से पैदा हो जाए या अपनी बॉडी से लगी, तो इस इन्फेक्शन को क्या कहते हैं? एंडोजीनियस इन्फेक्शन कहते हैं। अब आप सोचेंगे कि एक पेशेंट को अपनी बॉडी से कैसे इन्फेक्शन लग सकता है, तो इस पे आगे बात करते हैं। इस एग्जांपल में आपको पता चल जाएगा कि किस तरह एक इन्फेक्शन होता है। लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को एक टर्म बताता चलो, एक कंसेप्ट है, वो है नॉर्मल फ्लोरा। कि नॉर्मल फ्लोरा क्या है, ठीक है। नॉर्मल फ्लोरा का मतलब है कि द माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो भी हो सकता है, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई एट्सेट्रा, दैट लिव ऑन एंड इनसाइड द ह्यूमन बॉडी, जो हमारी बॉडी के ऊपर यानी स्किन पर रहता है या हमारी बॉडी के अंदर रहता है, विदाउट काजिंग डिजीज़। लेकिन हम जो हमें डिजीज़ काज नहीं कर सकती या हमें डिजीज़ काज नहीं करते, तो उसको नॉर्मल फ्लोरा कहते हैं। मतलब ये वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं हमारे बॉडी में या हमारे बॉडी के ऊपर, जो हमें क्या करते हैं, डिजीज़ काज नहीं करते, बल्कि हमें फ़ायदा पहुंचाते हैं। वो हमारे लिए हार्मफुल नहीं बल्कि हेल्पफुल होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं मिसाल दे दूँ इशरिशिया कोलाई की, तो वो हमारा क्या करता है, वो लार्ज इंटेस्टाइन में विटामिन के की प्रोडक्शन में हेल्प करता है, ठीक है। तो इसी तरह ये हमारे पास हमारे हेल्पफुल होता है। लेकिन ये बात याद रखना कि ये अपना जो नॉन स्टेराइल प्लेस है, नॉन स्टेराइल एरिया है, वहाँ से अगर स्टेराइल एरिया की तरफ चले जाते हैं तो फिर ये सीवियर किस्म का इन्फेक्शन काज करता है। तो ये है नॉर्मल फ्लोरा। तो सबसे पहले बात करते हैं नॉर्मल क्यूटेनियस फ्लोरा, या उसको नॉर्मल स्किन फ्लोरा भी कहते हैं, ठीक है। ये फॉर एग्जांपल एक किस्म का बैक्टीरिया, इसको स्टेफाइलोकाकस आयूरस कहते हैं। ये एक बैक्टीरिया में हमारे स्किन के ऊपर होता है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जब हम सर्जरी करते हैं और हम प्रॉपर हाइजीन का ख्याल नहीं रखते, तो ये जो बैक्टीरिया है ये सर्जिकल साइट की तरफ चला जाता है, और उससे फिर एक इन्फेक्शन होता है जिसको पोस्ट ऑपरेटिव वुंड इन्फेक्शन कहते हैं, ठीक है।
दूसरे हमारे पास GIT फ्लोरा, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक फ्लोरा होते हैं, ठीक है। ये एक किस्म का बैक्टीरिया है और आप सब ये बैक्टीरिया आपने नाम सुना होगा, इशर्शिया कोलाई। मैंने अभी रिसेंटली बात किया, वो हमारे जो है लार्ज इंटेस्टाइन में बहुत ज़्यादा मकदार में पाए जाते हैं और ये फूड के डाइजेशन में हेल्प करता है, विटामिन डी के प्रोडक्शन में हेल्प करता है और वहाँ पर जो हार्मफुल जो नुकसानदेह बैक्टीरिया होते हैं उसको भी अपने कंट्रोल में रखते हैं, ठीक है। तो ये बैक्टीरिया भी अगर अपनी जगह से किधर चला जाए, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वहाँ से फिर यूटीआई में चला जाता है, तो फिर यूरिनरी ट्रैक में चला जाता है, तो वहाँ पर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन काज करता है। तीसरे नंबर पर है पेरिनियल फ्लोरा। सबसे पहले पेरिनियल एरिया कौन सा है? सो द एरिया बिटवीन द एनस एंड जेनिटल्स। हमारे पास जो एनस और जेनिटल के बीच का जो एरिया है, जो स्कैन है, उसको पेरिनियल एरिया कहते हैं और उस पर उसका जो फ्लोरा है तो उसको पेरिनियल फ्लोरा कहते हैं। मतलब वहाँ पर जो बैक्टीरिया होते हैं और हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं या हार्मलेस होते हैं, हार्मफुल नहीं होते, तो उसको पेरिनियल फ्लोरा कहते हैं। फॉर एग्जांपल स्ट्रेप्टोकाकस स्पीशीज़ की मैं बात करूँ तो पेरिनियल फ्लोरा है, या स्टेफाइलोकाकस स्पीशीज़ या इसी तरह एनेरोबिक बैक्टीरियाज या इसी तरह एंटरोकॉकस स्पीशीज़ जो है, तो ये सारे ये पेरिनियल फ्लोरा है। लेकिन अगर कैटेटराइजेशन के दौरान या फॉर एग्जांपल हिप सर्जरी करते हैं और वहाँ पर प्रॉपर हाइजीन का ख्याल नहीं रखते हम, तो फिर क्या होता है, ये बैक्टीरिया जो है वो वुंड साइट की तरफ चला जाता है और इन्फेक्शन काज कर सकते हैं, ठीक है। और या फॉर एग्जांपल कैटेटराइजेशन के दौरान जब हम कैथेटर एंटर करते हैं और हम प्रॉपर हाइजीन का ख्याल नहीं रखते, तो फिर ये अंदर जाके ब्लैडर में फिर यूटीआई काज कर सकते हैं। सो डियर व्यूअर्स, ह्यूमन बॉडी में कुदरती तौर पर बेशुमार माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या नॉर्मल फ्लोरा रहते हैं। ये आम हालत में नुकसान तो नहीं पहुंचाती क्योंकि अपने ख़ास जगहों पर जैसे कि स्किन या इंटेस्टाइन या नोज़ वगैरह पर मौजूद होते हैं। लेकिन जब यही नॉर्मल बैक्टीरिया अपने जो है नॉन स्टेराइल्स या पाक जगह से निकल कर नापाक जगह से निकल कर कहाँ पर जाते हैं, जब स्टेराइल यानी हमारे जो स्टेराइल पार्ट्स है, स्टेराइल आर्गन है, उसमें दाखिल हो जाए, ठीक है, जैसे कि ब्लड हो गया, हमारा सर्जिकल वूंड्स है या पेशाब की नाली है, तो इन्फेक्शन फिर हो जाता है। तो अक्सर तब होता है जब कोई मेडिकल प्रोसीजर जिस्म की कुदरती हिफाजती दीवारों को तोड़ देता है, ठीक है, जैसे कि सर्जरी, कैथेटर लगाना या आईवी लाइन वगैरह, ठीक है, तो फिर ये इन्फेक्शन होता है। दूसरे नंबर पर है एक्सोजीनियस, ठीक है। तो एन इन्फेक्शन दैट ओरिजिनेट फ्रॉम अ सोर्स आउटसाइड द पेशेंट्स बॉडी। ये हमारे पास वो इन्फेक्शन होते हैं जो एक पेशेंट को होते हैं फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द बॉडी, ठीक है। आउटसाइड मतलब कि हॉस्पिटल एनवायरनमेंट से होता है, ठीक है। हॉस्पिटल का एनवायरनमेंट जो है वो साफ़ नहीं है, तो इससे जब इन्फेक्शन हो जाए तो उसको एक्सोजीनियस इन्फेक्शन कहते हैं। या हॉस्पिटल में दूसरे जो लोग है, पेशेंट्स है, पेशेंट के साथ जो आए हुए अटेंडेंट है या जो हॉस्पिटल वहाँ के स्टाफ से वहाँ से, ठीक है, जब इन्फेक्शन हो जाए तो उसको एक्सोजीनियस इन्फेक्शन कहते हैं। या कंटेमिनेटेड इक्विपमेंट से, ठीक है, तो उसको फिर क्या कहते हैं, उसको एक्सोजीनियस इन्फेक्शन कहते हैं। एक्सोजीनियस इन्फेक्शन में सबसे पहले जो है वो है क्रॉस इन्फेक्शन अमंग पेशेंट्स एंड स्टाफ। देखिए क्रॉस इन्फेक्शन कैसे कहते हैं? क्रॉस इन्फेक्शन द ट्रांसमिशन ऑफ एन इन्फेक्शन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। जब एक इन्फेक्शन एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक जो है ट्रांसफ़र हो जाए, ट्रांसमिट हो जाए, तो उसको क्या कहते हैं? क्रॉस इन्फेक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल मरसा, सीआरई या अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन। फॉर एग्जांपल एक स्टाफ है और एक पेशेंट पर हुआ साइन है और उस स्टाफ को अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है, तो अगर वो मास्क नहीं लगाते, ख़ास ख्याल नहीं रखते अपना, तो ये पेशेंट को ये जो है ट्रांसमिट कर सकता है, ये इन्फेक्शन जो अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक है, तो उसको क्रॉस इन्फेक्शन कहते हैं। या फॉर एग्जांपल एक स्टाफ है और वो एक पेशेंट पर काम करता है और उस पेशेंट को मरसा है, ठीक है, मरसा किस्म का बैक्टीरिया है और उस पेशेंट का जो है फॉर एग्जांपल बेड सोर का ड्रेसिंग किया उस स्टाफ ने और वो हैंड हाइजीन नहीं किया, मतलब हैंड वॉश उसने नहीं किया और सीधा चला गया दूसरा पेशेंट पे, उसको जो है उसका आईवी लाइन जो है वो चेक कर रहा है, देख कर रहा है। तो उसने क्या किया, जो पहले वाले पेशेंट से मरसा लेके कहाँ पर लेके गया, दूसरा जो पेशेंट है, तो इसको क्रॉस इन्फेक्शन कहते हैं। इस तरह सीआरई इन्फेक्शन, ठीक है, तो ये क्रॉस इन्फेक्शन है। दूसरे नंबर पर है फॉर्मिटीज़।
वॉमिटिस हमारे पास है कि इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स होते हैं। इनएनिमेट मतलब बेजान ऑब्जेक्ट होते हैं। दे कैन कैरी एंड स्प्रेड डिजीज़, जो कि हमारे पास डिजीज़ को या इन्फेक्शियस एजेंट्स को क्या करते हैं, कैरी कर सकता है और ये स्प्रेड कर सकता है। और ये इसको हम पैसिव वेक्टर भी कहते हैं। ये जो वॉमिटिस है इसको हम पैसिव क्या कहते हैं, वेक्टर भी कह सकते हैं। तो ये हमारे पास ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं बेजान ऑब्जेक्ट, जो कि एक डिजीज़ या एक इन्फेक्शियस एजेंट को, इन्फेक्शन एजेंट मतलब वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई वगैरह, ये ले जा सकते हैं और वह फिर ये बीमारी जो है वो स्प्रेड कर सकते हैं। और फॉर एग्जांपल अगर मैं मिसाल दे दूँ को कंटामिनेटेड बेड रेल्स है, ठीक है। बेड रेल मतलब जो पेशेंट के बेड के साइडों पर जो प्रोटेक्शन के लिए होते हैं उसको बेड रेल कहते हैं। अगर ये कंटामिनेटेड है तो उससे इस पेशेंट को जो है इन्फेक्शन हो सकता है और उसको वॉमिटिस इन्फेक्शन कहते हैं। इसी तरह फॉर एग्जांपल अगर साइड टेबल है वो कंटेमिनेटेड है, इन्फेक्टेड है। इसी तरह बीपी कप्स है, वो एक पेशेंट का बीपी आपने चेक किया और उसको कंटेक्ट इन्फेक्शन है, ठीक है, मरसा है, सीआरई है, और फिर सीधा लेके गया एक दूसरे पेशेंट, उसका बीपी आप चेक करें तो उसको आपने क्या किया, ये कंटेमिनेटेड बीपी कप्स है, इसको जो है ये इन्फेक्शन हो सकता है और उसको वॉमिटिस इन्फेक्शन कहते हैं। या स्टेथोस्कोप है, ठीक है, इसी तरह या इवन के क्लॉथ से भी जो है वो हो सकते हैं। तो ये किस्म के इन्फेक्शन को वॉमिटिस इन्फेक्शन कहते हैं। तीसरे नंबर पर आते हैं इंस्ट्रूमेंटेशन। सो दिस रेफर टू इन्फेक्शन काज बाई कंटेमिनेटेड मेडिकल डिवाइसेस। ये हमारे पास वो किस्म के इन्फेक्शन होते हैं जो कि कंटेमिनेटेड मेडिकल डिवाइसेस से काज होते हैं, ठीक है। कंटेमिनेटेड मेडिकल डिवाइस मतलब एक कंटेमिनेटेड वेंटिलेटर है, ठीक है, आपने एक पेशेंट पे यूज़ किया और उसका जो ट्यूब है वो कंटेमिनेटेड है और आप दूसरे पेशेंट पे आप यूज़ कर रहे हो, तो फिर इससे एक इन्फेक्शन होता है, एक किस्म का नमूनिया होता है, इसको वेंटिलेटर एसोसिएटेड नमूनिया कहते हैं, वीआईपी, ठीक है। या फॉर एग्जांपल आप जो है यूरिनरी कैथेटर जो है उसका सही प्रॉपर हाइजीन नहीं करते और वैसे नॉन स्टेराइल तरीके से उसको कैथेटराइजेशन करते हो, तो फिर उससे यूटीआई काज होता है। या फॉर एग्जांपल आप आईवी लाइन करते हो, ठीक है, आईवी पास करते हो और आप सही प्रॉपर ख्याल नहीं रखते, ठीक है, और वो या वो उसका जो ट्यूब है वो कंटेमिनेटेड है, तो सीधा जो ब्लड स्ट्रीम है वो इसमें चला जाता है, तो फिर से एक किस्म का इन्फेक्शन होता है और उसको क्या कहते हैं कि सेंट्रल लाइन एसोसिएटेड ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन, CLABSI, ठीक है। नाउ स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन, ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। जिधर भी आप इन्फेक्शन के एग्ज़ाम दे रहे हो तो ये क्वेश्चन ज़रूर पूछेगा आपसे, ठीक है। द हैंड्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट व्हीकल ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। देखिए हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन के ट्रांसमिशन में जो क्रूशल रोल्स प्ले करता है ये वो हमारा हाथ है, ठीक है, क्योंकि हेल्थ केयर वर्कर जो थे इनके हाथ पेशेंट्स को, इक्विपमेंट्स को, बेड को, डोर्स और हर तरह की जो चीज़ें होते हैं उसको टच कर देते हैं, ठीक है। चाहे हाथ साफ नज़र आ जाए, ये तो ज़ाहिर बात है, वो तो जरासीम जो है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो तो नेक्ड आई से हम नहीं दे सकते, लेकिन फिर भी उन पर हज़ारों की किस्म की माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं हमारे हाथों के ऊपर। अगर हैंड्स वॉश सही तरीके से और सही वक्त पर नहीं की जाए तो ये जो जरासीम है ये बहुत आसानी से एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट तक मुंतकिल हो जाते हैं। तो हमारा हाथ जो है ये एक व्हीकल का रोल जो है वो प्ले करता है ट्रांसमिशन ऑफ हेल्थ हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन में। इस पिक्चर को अगर हम देखें तो ये हमें एक इम्पॉर्टेंट मैसेज देता है और जो ये है कि हमारा हाथ इस तरह रोल प्ले करता है जिस तरह का एक खेत फसल के लिए होता है, ठीक है। तो हमारा हाथ जो है ये एक खेत है जरासीम के लिए, हम ये मुख्तलिफ उससे टच करते हैं, जरासीम आते हैं इसके ऊपर क्या करते हैं, फिर ग्रोविंग करते हैं, ठीक है। अगर हम उसका प्रॉपर हाइजीन नहीं करते, हम वॉश नहीं करते तो इस पर जरा मुख्तलिफ किस्म के जरासीम ग्रोविंग करते हैं और ये इससे हम फिर जो है इन्फेक्शन स्प्रेड कर सकते हैं। स्क्रबिंग का मतलब है टू वॉश थ्रूली एंड विगोरसली। हमने क्या करना है कि अपना हाथ जो है वो विगोरसली और थ्रूली ये वॉश करना है, सही तरीके से इसको हमने वॉश करना है, तो इससे क्या होगा, ये जो चेन है, ये जो ग्रोविंग है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, ये ख़त्म हो जाएगी। इस स्लाइड में बात करते हैं स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन की, यानी ये स्लाइड हमें ये बताता है कि जरासीम या जर्म किस तरह एक सोर्स से निकल कर किसी ससेप्टेबल पर्सन तक पहुंचते हैं और किस तरह ये इन्फेक्शन काज कर सकता है, ठीक है। तो देखिए इन ट्रांसमिशन रूट्स जो है इनको समझना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी क्योंकि ताकि हम सही जो बैरियर प्रिकॉशन है उसका इस्तेमाल करके इन्फेक्शन का जो चेन है उसको रोक सके।
तो स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन में पहले नंबर पर आता है ईयरबॉर्न। देखिए जरासीम हमारे पास जो इन्वायरमेंट है इसमें हम डस्ट पार्टिकल है, ठीक है। तो ये डस्ट पार्टिकल के थ्रू या छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स होते हैं, ठीक है, हमारे मुंह से जो निकलते हैं, नोज से जो निकल, जिसका न्यूक्लियाई जो है वो 5 माइक्रोमीटर से छोटा हो, तो उसके ज़रिए ये फैलते हैं। ये हवा में बहुत टाइम तक, एक लंबी पीरियड तक ये कैसे थे सस्पेंडेड हो सकते हैं ये जरासीम, और फिर हवा का जो फ्लो है उसके साथ एक जगह से दूसरी जगह तक ये जरासीम जो है वो जा सकते हैं। तो वहाँ पर ये एक हेल्थी पर्सन को ये इन्फेक्टेड कर सकता है। इसका अगर मैं एग्जांपल दे दूँ तो टीबी जो है ये एक ईयरबोर्न इन्फेक्शन है। अगर एमसीक्यूज़ में पूछा जाए तो याद रखना, टीबी और मीज़ल्स ये दोनों जो है ये क्या है, ईयरबोर्न इन्फेक्शन है। देखिए फॉर एग्ज़ाम्पल टीबी का पेशेंट जब बातें करता है या खांसी करती है तो इसके मुंह से वो जो बैक्टीरिया है वो निकल जाता है, और वो हवा में जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं या इसके मुंह से जो निकले हुए छोटे छोटे ड्रॉपलेट होते हैं, तो ये हवा में सस्पेंडेड होते हैं और वहाँ पर जो हेल्थी पेशेंट आता है तो उससे इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस उसको हो सकता है। इसी तरह मीज़ल्स की अगर मैं बात करूँ तो फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है, एक बच्चा है, उसको मीज़ल्स हो गया और वो एक रूम में आ गया, तो ज़ाहिर ही बात है उस रूम में वो बच्चा है तो वो बातें करता रहा होगा या रोएगा, ठीक है, चीखें मारेगा। तो इससे क्या होगा, इसके मुंह से, इसकी नोज़ वगैरह से ये जो मीज़ल का जो वायरस है वो निकलेगा हवा में, और वो इस कमरे से फिर चला भी जाए, ठीक है, तो उस कमरे में इसका जो वायरस है मीज़ल्स का वो मौजूद रहेगा, और जब हेल्दी पेशेंट जिसको मीज़ल ना हो वो जब उस रूम में चला जाए तो उसको ये इन्फेक्शन फिर हो सकता है। तो ट्यूबरक्लोसिस और मीज़ल ये ईयरबोर्न इन्फेक्शन जो है उसकी एग्जांपल है, मतलब ईयरबोर्न से ये इन्फेक्शन जो है वो स्प्रेड हो सकते हैं। दूसरे नंबर पर है ड्रॉपलेट। देखिए एक एयरबॉर्न होते हैं और दूसरा है ड्रॉपलेट। ड्रॉपलेट जो उसका साइज़ बड़ा होता है, 5 माइक्रोमीटर से उसका साइज़ जो है वो बड़ा होता है, और एयरबॉर्न का साइज़ 5 माइक्रोमीटर से छोटा होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास किस चीज़ फॉर एग्जांपल ये कपिंग से, स्नीजिंग से या बात करने से हमारे मुंह और नोज़ जो उससे निकलते हैं, और ये क्या करते हैं फिर तकरीबन 1 मीटर यानी 3 फीट का फासला तय करके फिर जो है ये हवा में सस्पेंड नहीं हो सकते, फिर ये ज़मीन पर नीचे गिर जाता है, ठीक है। तो इसके एग्जांपल्स अगर मैं बताऊँ तो इन्फ्लुएंज़ा यानी फ्लू जो है ये फॉर एग्जांपल खाँसने और छींकने से फैलता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है, इन्फेक्टेड है, वो कपिंग करते हैं और ये स्नीजिंग करते हैं और उसके करीब में मतलब 1 मीटर के करीब दूसरा हेल्थी पर्सन हो तो इसको ये इन्फ्लुएंज़ा फिर हो सकता है, ठीक है। तो करीब होने पर ज़्यादा ख़तरा होता है। दूसरा एक इसका एग्जांपल कोविड-19, ठीक है, ड्रॉपलेट का कोविड-19 जो था वो भी एक ड्रॉपलेट स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन था। तो कोविड-19 में आप लोगों ने देखा होगा कि वहाँ पर हमें जो इंस्ट्रक्शन दे दी थी गवर्नमेंट की तरफ से कि आपने स्टैंडर्ड डिस्टेंस रखना है, मास्क पहनना है, ठीक है। तो इसलिए क्योंकि ये जो रिस्पायरेटरी ड्रॉपलेट्स थे ये 1 मीटर तक जो है जब हम कपिंग करते हैं या स्नीजिंग तो वो जा सकते हैं, फिर नीचे ज़मीन पर गिरता है, ठीक है। ये एयरबोर्न की तरह हवा में सस्पेंडेड नहीं हो सकते। तो ये कोविड-19 एक एग्ज़ाम्पल है। इसी तरह मैं अगर परट्यूसिस की बात करूँ जिसको वूपिंग कफ भी कहते हैं, ठीक है? तो ये भी क्या है, ये एक ड्रॉपलेट स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन है। थर्ड नंबर पे है कॉन्टैक्ट। तो ये बात याद रखना कि दिस इज़ द मोस्ट कॉमन रूट ऑफ ट्रांसमिशन फॉर हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, ठीक है? ये एमसीक्यूज़ पूछ सकता है आपसे। हॉस्पिटल में जो इन्फेक्शंस होते हैं सबसे जो कॉमन रूट ऑफ ट्रांसमिशन है वो कॉन्टैक्ट है। देखिए इसके 2 टाइप्स है, एक है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट और दूसरा है इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट फॉर एग्जांपल स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट, एक पेशेंट आपको टच करते हैं, ठीक है, और आपको इन्फेक्शन, तो ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है। इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट में एक कंटेमिनेटेड चीज़ आप टच करते हैं, ठीक है, तो ये इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट है। इसके अगर मैं एग्जांपल्स की बात करूँ तो मरसा और क्लस्ट्रीडियम डिफिसाइल या इसको सी डिफ भी कहते हैं, ये कॉन्टैक्ट के एग्जांपल्स है। देखिए फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है उसको मरसा हो गया है, ठीक है, कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन पर है, और आप जाके उसकी केयर करते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप आईवी लाइन पास करते हो उसको, और फिर उसके बाद आपने अपने हैंड हाइजीन नहीं किया, आपने हैंड वॉश नहीं किया और दूसरी पेशेंट का केयर फिर करते हो, तो इसको फिर ये इन्फेक्शन हो सकता है। तो आपने क्या किया, ये कंटेक्ट इन्फेक्शन आपने जो है स्प्रेड किया। और इसी तरह क्लस्ट्रीडियम डिफिसाइल है, सी डिफ पेशेंट आपको फॉर एग्जांपल बेड्रेल है वो कंटेमिनेटेड है, एक पेशेंट आके उसको टच करते हैं और फिर हाथ धोने के बगैर वो किसी फूड वगैरह को खाते हैं, तो
उसका जो क्लस्ट्रीडियम डिफिसियाइल या उसके स्पोर्स है वो इंजेस्ट करते हैं, उससे उसको इन्फेक्शन हो सकता है। तो यह है कंटेक्ट स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन। फिर है बीबीएफ। बीबीएफ मतलब ब्लड बॉर्न पैथोजेंस और ट्रांसमिशन, ठीक है। ये इस किस्म का ट्रांसमिशन है कि फॉर एग्जांपल एक कंटेमिनेटेड इन्फेक्टेड ब्लड है या बॉडी फ्लूइड्स है और इससे आप कांटेक्ट करें, जिससे वो इन्फेक्शन ट्रांसमिट होता है, तो उसको ब्लड बॉर्न पैथोजेंस ट्रांसमिशन कहते हैं। इसके अगर मैं एग्जांपल्स बताता चलूँ तो हेपेटाइटिस बी और सी, ये हमारे पास क्या है, ये ब्लड बॉर्न पैथोजन ट्रांसमिशन है, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक हेल्थ केयर वर्कर्स है, वो काम करता है बेड साइड पे और इसे नीडल स्टिक इंजरी हो जाए, नीडल स्टिक, लेकिन वो नीडल जो हो कंटेमिनेटेड नीडल हो, वो या हेपेटाइटिस बी का से कंटेमिनेटेड हो या सी से, तो इस स्टाफ को ये जो इन्फेक्शन होता है ये ब्लड बॉर्न पैथोजन ट्रांसमिशन के तौर पर एक थ्रू ये हो गया, ठीक है। ब्लड बॉर्न पैथोजेंस ट्रांसमिशन का दूसरा एग्जांपल एचआईवी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है, उसको एचआईवी है और उसके एक सर्जन उसकी सर्जरी कर रही है और सर्जरी के दौरान वो जो टूल्स यूज़ कर रहे हैं सर्जरी में, उससे अगर अपने हाथों पर कट लगाते हैं तो इससे ये जो इन्फेक्शन हो गया, ये ब्लड बॉर्न पैथोजन ट्रांसमिशन के थ्रू ये हो गया, ठीक है। तो ये दो एग्जांपल, एक तो हेपेटाइटिस बी और सी और दूसरा जो है एचआईवी, ये बीबीएफ यानी ब्लड बॉर्न पैथोजन ट्रांसमिशन के एग्जांपल है। लास्ट नंबर पे है वेक्टर बॉर्न ट्रांसमिशन। वेक्टर बॉर्न ट्रांसमिशन वो ट्रांसमिशन होते हैं जिसमें एक एनिमल या मस्कीटो वगैरह एक वेक्टर का काम जो है वो करता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं मिसाल दे दूँ मलेरिया की, तो मलेरिया में क्या होता है, फॉर एग्जांपल एक इन्फेक्टेड पेशेंट है, ठीक है, और फीमेल इन अ प्लेस जो है उस मस्कीटो ने उसको काटा और इसकी बॉडी से जो है वो प्लाज्मोडियम लेके किसी हेल्दी पर्सन को काटा, उसके बॉडी में इंजेक्ट किया, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे जो ट्रांसमिशन होगा मलेरिया का, तो ये वेक्टर बॉर्न ट्रांसमिशन है। या इस तरह डेंगू का एग्जांपल आप ले ले, डेंगू आपको पता है कि एडिस मस्कीटो, खासकर एडिस इजिप्टी या एडिस एल्बोफिक्टस, ये दो फीमेल मस्कीटो इससे होते हैं। तो ये भी एक वेक्टर का काम करता है कि डेंगू के पेशेंट को काटता है तो वहाँ से ये वायरस लेके एक हेल्थी पेशेंट जब काटता है तो उसके ब्लड में इंजेक्ट कर देता है। तो इसमें क्या कहता है कि ये जो मॉस्किटो है ये वेक्टर का काम करता है, तो इस ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन को वेक्टर बॉर्न ट्रांसमिशन कहते हैं। डियर व्यूअर्स, इस स्लाइड में बात करते हैं फैक्टर इंक्रीजिंग द इंसिडेंट्स ऑफ नाजोकोमियल इन्फेक्शन, कि वो कौन कौन से अवामिल है, कौन कौन से फैक्टर है जो नाजोकोमियल इन्फेक्शन के इंसिडेंट्स को इंक्रीज़ करता है, बढ़ा देता है, ठीक है। तो सबसे पहले है पेशेंट रिलेटेड फैक्टर्स। देखिए, कुछ पेशेंट जो है वो कुदरती तौर पर इन्फेक्शन का ज़्यादा शिकार होते हैं, क्योंकि इनका जो इम्यूनिटी सिस्टम या तो कमज़ोर होता है या पूरी तरह से बना नहीं होता, ठीक है। तो सबसे टॉप नंबर पे है एडवांस एज। देखिए, उम्र बढ़ने के साथ साथ जो मुदाफ़ियती सिस्टम है, इम्यूनिटी सिस्टम है, वो कमज़ोर हो जाता है और जिसे क्या कहते हैं, इम्यूनोसेनेसेंस कहते हैं, ठीक है। इस वजह से जो ओल्ड एज पेशेंट्स होते हैं, उनमें बीमारियों से लड़ने की जो एबिलिटीज़ होते हैं वो कम हो जाती है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक एडवांस एज्ड पर्सन है, ठीक है, तो उसको नमूनिया, यूटीआई और पोस्ट ऑपरेटिव इन्फेक्शन जो है वो ज़्यादा होती है। दूसरे नंबर फैक्टर में आता है प्रीमेच्योर बर्थ। प्रीमेच्योर बर्थ मतलब कबल अज़ वक्त पैदा होने वाले बच्चे, ठीक है। देखिए, वक्त से पहले पैदा होने वाले बच्चों में जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो मुकम्मल तौर पर तैयार नहीं होता, ठीक है। उनके जो स्किन है वो बहुत बारीक और नाजुक होते हैं, जो प्रोटेक्शन कम फराहम करती है, ठीक है। मिसाल के तौर पर NICU जो न्यूनेट इंटेंसिव केयर यूनिट होते हैं, इनमें बच्चों को ब्लड स्ट्रीम और ये जो रिस्पायरेटरी ट्रैक की इन्फेक्शन है उसका ज़्यादा ख़तरा होता है। फिर थर्ड नंबर पे है क्रोनिक सीवियर एनीमिया। देखिए, रेड ब्लड सेल्स की कमी की वजह से जिस्म की टिश्यूज़ को ऑक्सीजन कम पहुंचती है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि इससे जो हीलिंग का प्रोसेस है, ज़ख़म भरने का जो प्रोसेस है, उसका रफ्तार कम हो जाती है और इम्यूनिटी सेल्स जो है वो अपना काम, उसका काम जो है वो मुतासर होता है, जिससे इन्फेक्शन के लिए एक सूटेबल इन्वायरमेंट बन जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक सीवियर एनीमिया वाला पेशेंट है, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें प्रेशर अल्सर और ऑपरेशन के बाद जो इन्फेक्शन होता है ये या जो वुंड है उसका, ये बहुत देर से बढ़ते हैं और आसानी से ये जो है ये इन्फेक्ट हो जाते हैं। 4 नंबर पे आते हैं कि इम्यूनो कंप्रोमाइज़्ड पेशेंट, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल इम्यूनिटी तौर पर कमज़ोर मरीज़ जो होते हैं, देखिए,
कैंसर, एड्स या आर्गन ट्रांसप्लांट वाले मरीज़ों का जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है वो बहुत कमज़ोर होता है, और ऐसे पेशेंट में कमज़ोर जरासीम जो है बहुत कमज़ोर भी आसानी से इन्फेक्शन कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आर्गन ट्रांसप्लांट वाला एक पेशेंट है, वो आम माहौल में भी पाई जाने वाले जो फंगस है जिसे नमूनिया होते हैं, तो उसका भी शिकार हो सकता है, उससे भी नमूनिया हो सकता है उस पेशेंट को, ठीक है। और 5 नंबर पे है आरएक्स विद इम्यूनो सप्रेसिव्स। आरएक्स मतलब ट्रीटमेंट विद इम्यूनो सप्रेसिव, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इम्यूनिटी निज़ाम को दबा देने वाले अद्वियात से भी ये पेशेंट रिलेटेड फैक्टर्स में ये आता है। देखिए, हमारे पास ऐसी मेडिसिन है जैसे कि स्टेरॉइड्स या बायोलॉजिक्स या एंटी रिजेक्शन ड्रग्स हो गए, ये जानबूझकर इम्यूनिटी सिस्टम की जो एक्टिविटीज़ है उसको कम करती है, ठीक है। ये मेडिसिन ऑटो इम्यून डिजीज़ को कंट्रोल करने या नई आर्गन की रिजेक्शन को रोकने के लिए दी जाती है, लेकिन इससे क्या होता है कि इससे इन्फेक्शन का ख़तरा बढ़ जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक पेशेंट है और बहुत तवील मुद्दत तक स्टेरॉइड लेने वाला मरीज़ है, ठीक है। तो उसको क्या अगर उसका मुँह का फंगस जैसे कि उसे ओरल थ्रश कहते हैं या टीबी का दोबारा रीएक्टिवेशन यानी बहाल होना, ये उसका शिकार हो सकता है वो पेशेंट। तो ये सारे के सारे क्या है, ये पेशेंट रिलेटेड फैक्टर्स है दैट इंक्रीजिंग द इंसिडेंस ऑफ नाज़ोकोमियल इन्फेक्शन। तो व्यूवर्स, इस स्लाइड में बात करते हैं उन फैक्टर्स पर जो हॉस्पिटल से रिलेटेड हो, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले नंबर पर है लॉन्ग स्टे इन हॉस्पिटल। देखिए, हॉस्पिटल का एनवायरनमेंट और कुछ ऐसे क्लिनिकल जिसका तरीक़ाकार ख़ुद इन्फेक्शन की पैदा होने और फैलने के मौके पैदा कर सकते हैं, ठीक है। अगर इन्फेक्शन कंट्रोल के जो प्रिंसिपल्स है उस पर सख्ती से अमल नहीं किया जाए, तो यही अवामिल फिर जो नाज़ुक इन्फेक्शन है उसका सबब बनते हैं। तो उसमें सबसे पहले नंबर पर है लॉन्ग स्टे इन हॉस्पिटल। देखिए, जितनी देर मरीज़ हॉस्पिटल में रहता है उतना ज़्यादा वो हॉस्पिटल के जो जर्म्स है उसके सामने आता रहता है, और वक्त गुजरने के साथ साथ मरीज़ की अपना जो नॉर्मल फ्लोरा है उसको हॉस्पिटल की मेडिसिन के ख़िलाफ़ मुज़ाहमत करने वाले जो जर्म्स होते हैं रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। और फॉर एग्ज़ाम्पल एक मरीज़ या वो मरीज़ जिनके पास एक लंबे अरसे से वो आईसीयू में है, ठीक है, और उसको कैथेटर लगा हो, तो उसको क्या हो सकता है, उसको मरसा या वीआईपी का बहुत को होने का बहुत बड़ा ख़तरा है। वीआईपी मतलब वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया। दूसरे नंबर पर है इनएप्रोप्रिएट यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक, ठीक है। एंटीबायोटिक का गलत इस्तेमाल से भी जो है ये इन्फेक्शन हो सकते हैं। देखिए, एंटीबायोटिक्स का ज़्यादा या गलत इस्तेमाल जो ससेप्टेबल बैक्टीरिया है उसको मार देता है, ठीक है। लेकिन जब रेजिस्टेंस रखने वाली बैक्टीरिया है जैसा कि मरसा, वीआरई, सीआरई, ठीक है, ये बचकर बढ़ते रहते हैं और ये अमल सुपरबग्स के बनने का बायस बनता है, ठीक है। देखिए, हम ज़्यादा तौर पे क्या करते हैं कि वायरल इन्फेक्शन में बिलावजह हम एंटीबायोटिक्स देना देते हैं, ठीक है, पेशेंट को। इससे क्या होगा, ये मुज़ाहमत को बढ़ाता है और जो नेक्स्ट टाइम बैक्टीरियल इन्फेक्शन का इलाज जो है वो मुश्किल बना देता है। जैसे कि अब सबको पता है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कितना बड़ा मसला है वर्ल्ड वाइड, ठीक है। तीसरे नंबर पर आता है पुअर कंप्लेंट्स ऑफ द स्टाफ रिगार्डिंग एसेप्सिस। देखिए, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन की सबसे अहम जो फैक्टर है उसमें से ये एक है, ठीक है, ये वाला। और इसमें क्या है कि हाथ न धोना, स्टेराइल टेक्निक में गलतियाँ करना या सफाई का कमज़ोर निज़ाम हो, या सब एसेप्सिस की चेन को तोड़ देते हैं और इन्फेक्शन आसानी से फैल जाते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक नर्स अगर हाथ धोए बगैर या ग्लव्स पहने बगैर आईवी लाइन डाले, तो एक पेशेंट से दूसरी पेशेंट तक जरासीम जो है वो मुंतकिल कर सकते हैं। और फिर 4 नंबर पे आते हैं पुअर वेंटिलेशन। ये एक हॉस्पिटल रिलेटेड फैक्टर है। पुअर वेंटिलेशन से क्या होगा कि हॉस्पिटल में जो एयर की हवा के मुनासिब जो चेंजिंग है ये ना होना, या ये जो जरासीम है, ठीक है, एयरबोर्न पार्टिकल्स है और ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई है, इसका ये जमा होने का बायस बनता है। फिर इससे क्या होगा कि इससे एयरबोर्न और ड्रॉपलेट का जो इन्फेक्शन है वो बढ़ जाता है। और फॉर एग्ज़ाम्पल पुअर वेंटिलेशन वाले वार्ड में टीबी के जरासीम देर तक मौजूद रहकर पेशेंट्स और स्टाफ्स को मुतासिर कर सकते हैं, उसको इन्फेक्टेड कर सकते हैं, ठीक है। फिर है 5 नंबर पे कि इनएफिशिएंट बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। ये याद रखना
कि जो कंटेमिनेटेड इन्फेक्शियस वेस्ट है या शार्प है या ड्रेसिंग है उसका सही तरह अलग न करना, उनके ठिकाने न लगाना, जरासीम की जो ज़खायर आप कह सकते हैं उसको बना देता है। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे मरीज़ों, हेल्थ केयर वर्कर्स और जो कम्युनिटी तक इन्फेक्शन फैल सकता है। और फॉर एग्ज़ाम्पल निडल स्टिक इंजरीज़ या इन्फेक्शियस मवाद से भरी खुली डब्बे हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी और HIV के फैलाव का सबब बन सकते हैं। ये 5 जो है हॉस्पिटल रिलेटेड फैक्टर्स है जो नाज़ोकोमियल इन्फेक्शन के इंसिडेंट्स को इंक्रीज़ कर देता है। सो डियर व्यूअर्स, इस स्लाइड में हमें ये बताते हैं कि हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन को कैसे कंट्रोल करना है। तो हैंड हाइजीन एज द सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेजर फॉर कंट्रोल ऑफ नाजोकोमियल इन्फेक्शन। देखिए, हाथों की सफाई जो है ये नाजोकोमियल इन्फेक्शन की कंट्रोल का सबसे जो अहम तरीका है वो है हैंड हाइजीन। ठीक है, ये कोई एग्जैजरेशन नहीं है, मतलब एक बढ़ा चढ़ा कर मैं बात नहीं पेश कर रहा, बल्कि ये साइंसी तौर पर प्रूफ है और ये फैक्ट है। जैसे पहली तस्वीर में दिखाया गया था कि हैंड जम्स फैलाने का सबसे बड़ा ज़रिया है। ठीक है, इसलिए इस जगह पर ट्रांसमिशन चेन को तोड़ लेना सबसे मौसर, आसान और कम खर्च तरीका है। देखिए, हेल्थ केयर वर्कर्स जो होते हैं ना, उनके हाथ हर वक्त मुख्तलिफ आलात और मुख्तलिफ पेशेंट जो है वो टच करते रहते हैं, और बग़ैर नज़र आने वाली जो गंदगी की भी इन हाथों से हज़ारों जरासीम मौजूद हो सकते हैं। ठीक है, अगर हाथों की सफाई मतलब हैंड हाइजीन, हैंड वाश सही तरीके से और सही वक्त पर की जाए, मसलन मरीज़ को छूने से पहले और मरीज़ को टच करने से पहले, जब हम किसी मरीज़ पर काम करते हैं, उसके पास चले जाते हैं, उससे पहले अगर हम अपना हैंड वॉश करते हैं और उसके बाद हम अपना हैंड वॉश करते हैं, तो ये जर्म्स या तो साफ़ हो जाते हैं और या मर जाते हैं और यूँ दूसरे पेशेंट तक मुंतकिल होने से बच जाते हैं। तो ये स्लाइड हमें ये बताते हैं कि HAI को कैसे कंट्रोल करना है। तो उसमें जो मेन रूल है वो हमारा है हैंड हाइजीन का। ठीक है, इस स्लाइड में बात करते हैं स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस के ऊपर। प्रैक्टिस स्टैंडर्ड प्रिकॉशन। देखिए, ये एक सिंपल स्लाइड है, इसमें मेरे ख्याल से कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, वो आप ख़ुद भी देख सकते हैं और अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अ सिंपल, कंसिस्टेंट एंड इफेक्टिव अप्रोच टू इन्फेक्शन कंट्रोल। इन्फेक्शन को हम किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं एक सिंपल और कंसिस्टेंट और इफेक्टिव अप्रोच से। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले क्या है कि हैंड वॉश। ठीक है, सबसे पहले हमने अपना हैंड वॉश करना है। ये स्लाइड इजी है बहुत, तो मैं जल्द पढ़ सकता हूँ इसको। यूज़ ऑफ ग्लव्स, और फिर है इसमें कि पर्सन प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट हमने यूज़ करना है। ठीक है, और हमने गाउन्स का यूज़ करना है। हमने फिर क्या करना है कि जो शार्प चीज़ें होते हैं उसको सही तरह से हैंडल करना है, और फिर हमारा जो वेस्ट है उसको सही तरह से हैंडल करना है। ठीक है, और हैंडलिंग ऑफ सॉइल, लिनिन और इस तरह इन्वायरमेंटल क्लीनिंग जो है वो सही तरह से करना है। यहाँ पर है यूज़ ऑफ फ्लूइड रेजिस्टेंट गाउन्स। ठीक है, तो हमने क्या करना है कि जो फ्लूइड रेजिस्टेंस गाउन होता है उसका यूज़ करना है। ठीक है, फिर इसमें कहते हैं कि मिनिमाइज कंटेक्ट विद ब्लड एंड बॉडी सब्सटेंसेस। हमने क्या करना है कि ब्लड और हमारा बॉडी को जो सब्सटेंसेस है या पेशेंट का जो बॉडी के सब्सटेंसेस है उससे कंटेक्ट करना, मिनिमाइज़ करना है। ठीक है, उससे कंटेक्ट नहीं करना है, बिल्कुल कम करना है। बाय यूटिलाइजिंग सेफ वर्क प्रैक्टिसेस, और हमने इसको कैसे करना है, कैसे हमने इसको मिनिमाइज़ करना है। हम यूटिलाइज़ करेंगे, यूज़ करेंगे क्या, सेफ वर्क प्रैक्टिसेस हम, एंड प्रोटेक्टिव बैरियर। जो प्रोटेक्टिव बैरियर्स ऊपर दिए गए हैं, ग्लव्स है, गाउन्स है, मास्क है और ये चीज़ें हैं, तो ये हमने यूज़ करना है, और इसके थ्रू ये जो ब्लड और बॉडी सब्सटेंस उसके साथ कंटेक्ट को मिनिमाइज़ करना है। स्टैंडर्ड प्रिकॉशन अप्लाई टू ऑल पेशेंट्स, और ये जो स्टैंडर्ड प्रिकॉशन है ये सब के सब पेशेंट पर अप्लाई होगा, किसी एक या दो पर नहीं, जितने भी पेशेंट है हमारे पास वार्ड में या हॉस्पिटल में। ठीक है, तो ये सब के लिए है। ये स्लाइड भी बहुत सिंपल है, हैंड वॉशिंग के ऊपर बात करते इसमें इसमें कुछ रूल्स बताया गया है। ठीक है, स्टेप्स है, ये 7 स्टेप्स है कि किस तरह हमने अपना हैंड वॉश करना है। तो ये फर्स्ट नंबर स्टेप है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये 6, ये 5 और ये 6 7, ये आप देख सकते हैं, बहुत ईजी है ये। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। ये स्लाइड हमें ये बताते हैं प्रोटेक्ट योर सेल्फ थ्रू इम्यूनाइजेशन, कि अपने आप को इम्यूनाइजेशन के थ्रू प्रोटेक्ट करें। ठीक है, देखिए, इन्फेक्शन कंट्रोल का एक अहम पार्ट ये है कि हेल्थ केयर वर्कर्स ख़ुद भी वैक्सीन के ज़रिए महफूज हो
और इसी तरह न सिर्फ वो अपनी हेल्थ की प्रोटेक्शन करते हैं, बल्कि जो वीक पेशेंट्स तक बीमारी मुंतकिल होने का ख़तरा भी कम हो जाता है इससे, ठीक है। तो हेल्थ केयर वर्कर्स सबसे आगे खड़े होते हैं, ठीक है, इसलिए वो मुख्तलिफ जर्म्स की ज़्यादा करीब और ज़्यादा ख़तरे में रहते हैं। तो बात करते हैं इम्यूनाइजेशन की। इम्यूनाइजेशन क्या है? देखें, इम्यूनाइजेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग रेजिस्टेंट टू अ डिजीज़। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम इसके काबिल हो जाते हैं कि हम एक डिजीज़ को रेजिस्टेंट पेश कर सकते हैं, ठीक है। टिपिकली अचीव थ्रू वैक्सीनेशन, और ये एबिलिटी हम किस तरह हम अचीव कर सकते हैं? हम वैक्सीनेशन के थ्रू ये अचीव करते हैं। तो ये इम्यूनाइजेशन है, मतलब कि वैक्सीनेशन के थ्रू हम ये इस तरह हो जाए कि हम एक डिजीज़ को रेजिस्टेंट पेश कर सकते हैं। इस प्रोसेस को इम्यूनाइजेशन कहते हैं। देखिए ये किस तरह काम करते हैं। फॉर एग्जांपल हम अगर एक वैक्सीन लगाते हैं तो ये हमारी बॉडी में हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम है उसको स्टिमुलेट कर देता है। इम्यूनिटी सिस्टम फिर क्या करता है कि ये एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करते हैं एक स्पेसिफिक पैथोजन के लिए। फॉर एग्जांपल हम जिस डिजीज़ के लिए वैक्सीन लगाते हैं तो इस डिजीज़ का जो एजेंट होता है, पैथोजन होता है, वायरस, बैक्टीरिया वगैरह, इसके लिए फिर एंटीबॉडीज़ जो है वो प्रोड्यूस करता है, और उसी टाइम पर वो जो वायरस, बैक्टीरिया या कोई चीज़ होता है, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज़्म, उसकी जो कहानी है वो ख़त्म कर देती है, ठीक है। तो इम्यूनाइजेशन बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले है बीसीजी। तो ये याद रखना कि बीसीजी वैक्सीन जो है ये ट्यूबरक्लोसिस के लिए यूज़ होते हैं, और ये ख़ासकर उन कंट्रीज़ में यूज़ होते हैं जहाँ टीबी बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। और ये है कि टीबी के एक सीवियर टाइप के ख़िलाफ़ तहफ़्फ़ुज़ देते हैं हमें, ठीक है। दूसरे नंबर पर है हेपेटाइटिस बी। तो हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए इंतहाई ज़रूरी है, हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए और जो आम लोग होते हैं, तो हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन बहुत ज़रूरी है। देखिए, हेपेटाइटिस बी ब्लड के थ्रू स्प्रेड होने वाला वायरस है जो हमेशा के लिए लीवर का जो मर्ज़ है और कैंसर का सबब बन सकता है। हेपेटाइटिस जो है आपको पता है, द इन्फ्लेमेशन ऑफ लीवर। तो ये वैक्सीन बहुत ज़रूरी है, इससे हमारा जो लीवर की जो जितनी भी डिजीज़ है ये महफूज हो सकते हैं, और हमारा जो हेपेटाइटिस बी, सी वगैरह होते हैं, कैंसर, तो इससे भी हम बच सकते हैं। चूँकि हॉस्पिटल में ब्लड से एक्सपोज़र का जो रिस्क होता है, जो इम्कान होता है, वो हर वक्त रहता है, तो इसलिए ये वैक्सीन बहुत अहम है, ठीक है। फिर है थर्ड नंबर पर टेटनस। देखिए, ये डिज़ीज़ एक ऐसी बैक्टीरिया से होती है जो एनवायरनमेंट में पाया जाता है, हमारे इर्द गिर्द, सड़कों पर, रूम्स में, हर जगह पर ये पाए जाते हैं, ठीक है। और ज़ख़म या चोट के ज़रिए जिस्म में दाखिल होते हैं, जैसे ज़ख़म हो जाए, जब कट लग जाए हमारे बॉडी के ऊपर, तो ये बैक्टीरिया अंदर चला जाता है, सही है। और हेल्थ केयर वर्कर्स की अगर मैं बात करूँ तो उसको अक्सर निडल स्टिक इंजरी होती है, कट लगने या दीगर ज़ख्मों का ख़तरा होता रहता है हॉस्पिटल में, तो इसलिए टेटनस का तहफ़्फ़ुज़ बहुत ज़रूरी है। आपने देखा होगा कि अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो डायरेक्ट उसको इमरजेंसी में टीटी का वैक्सीन लगा देता है, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है टेटनस। 4 नंबर पे है रूबेला। रूबेला को जर्मन मीज़ल्स भी कहते हैं, और ये ख़ास तौर पर उन ख़वातीन के लिए, उन औरतों के लिए बहुत ज़रूरी है जो प्रेग्नेंट हो, ठीक है। और क्योंकि देखिए, प्रेग्नेंट वुमेन के लिए ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये जो रूबेला का इन्फेक्शन है ये बच्चे में सीवियर किस्म की जो है डिबेट्स है, ये नुकसानात है, ठीक है, प्रॉब्लम्स है, वो पैदा कर सकता है, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है ख़ास तौर पर प्रेग्नेंट वुमेन्स के लिए। और फिर है वरीसीला। ये चिकन पॉक्स जिसको हम कहते हैं, इसके लिए यूज़ होता है, और चूँकि ये वायरस बहुत तेज़ी से फैलता है, और ये एक गैर महफूज, आप कहते हैं कि नॉन इम्यून हेल्थ वर्कर मरीज़ से आसानी से मुतासर हो सकते हैं। तो ये हेल्थ वर्कर्स के लिए और सब के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। लास्ट नंबर पे है इन्फ्लुएंजा यानी फ़्लू। और देखिए, हर हेल्थ वर्कर को सालाना फ्लू वैक्सीन लगवानी चाहिए, हेल्थ वर्कर्स को भी और वैसे आम लोगों को भी लगाना चाहिए, ठीक है। इससे वर्कर ख़ुद भी महफूज रह सकता है, हेल्थ केयर वर्कर्स, और फ्लू की सीज़न में स्टाफ की बीमारी कम होती है, ठीक है। तो ये कुछ वैक्सीन्स है, बीसीजी, हेपेटाइटिस बी, टेटेनस, रूबेला, वारिसेला, इन्फ्लुएंजा, और उसके साथ कुछ और भी है बहुत, लेकिन यहाँ स्लाइड में ये है तो मैं नहीं बताया। तो ये बहुत ज़रूरी है हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए भी और आम लोगों के लिए भी, तो ये टाइम पर ये वैक्सीन्स लगाना चाहिए। तो डियर व्यूवर्स, ये स्लाइड जो है हमारे यूनिट का ये आखिरी स्लाइड है, और बहुत सिंपल है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है। मेजर्स विच कैन बी अडॉप्टेड इन आवर हॉस्पिटल, वो कौन कौन से तरीके जो हम हॉस्पिटल में हम अप्लाई कर सकते हैं, इससे हमारा जो इन्फेक्शन है वो
और कम हो सके स्प्रेडिंग ऑफ इन्फेक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है कि टाइमली मेंटेनेंस ऑफ एसी एंड अदर वेंटिलेशन सिस्टम। जो एसी और दूसरी वेंटिलेशन सिस्टम हो इसके टाइम पर मेंटेनेंस होना चाहिए। ठीक है, दूसरे नंबर का आइसोलेशन ऑफ इन्फेक्शियस पेशेंट्स। हमारे पास हॉस्पिटल में जितने भी इन्फेक्शंस पेशेंट है उसके लिए एक अलग वार्ड होना चाहिए, एक आइसोलेशन वार्ड होना चाहिए, दूसरे पेशेंट से ये अलग रखना चाहिए। ठीक है, तीसरा नंबर पर है रिस्ट्रिक्टिंग मोबिलिटी इन नंबर्स ऑफ विजिटर एज पर द टाइम शेड्यूल। और विजिटर्स या अटेंडेंट्स का जो मोबिलिटी है, ठीक है, तो ये हमने रिस्ट्रिक्ट करना है, ये एक ख़ास टाइम में इसको रखना चाहिए। फिर है कि इंश्योरिंग सप्लाई ऑफ हाई ग्रेड एंटी माइक्रोबल सॉप एंड अदर सरफेस एजेंट। और जो हाई ग्रेड एंटी माइक्रोबल सॉप है और दूसरी सरफेस एजेंट्स जो है उसकी सप्लाई को इंश्योर करना है, ज़्यादा करना है। अवॉइडिंग अननेसेसरी यूज़ ऑफ इंजेक्टेबल when oral formulation can be used within the same efficacy। देखिए हमने कोशिश करना है कि पेशेंट को ऑरली कोई मेडिसिन वगैरह है तो हम ऑरली दे दें अगर ये यूज़फुल हो तो। ठीक है, तो अननेसेसरी इंजेक्टेबल जो चीज़ें होते हैं उसे हमने अवॉइड करना है। फॉर एग्जांपल अगर टेबलेट से काम चलता है तो इंजेक्शन आईवी वगैरह हमने नहीं लगाने, क्योंकि इससे इन्फेक्शन के स्प्रेड होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। पेशेंट को इन्फेक्शन बहुत आसानी से हो सकते हैं, क्योंकि हम जो है इसकी डायरेक्ट आईवी लाइन से खेलते हैं। ठीक है, तो ये लास्ट स्लाइड थे। तो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क द कमेंट सेक्शन। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर मेरे चैनल पर आप नए हो तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।